जूही, तुमने अभी तक फोन नहीं किया? दामिनी को बिस्तर में अपनी आखिरी सांसें ले रही करुणा ने अपनी बेटी से कहा। हाँ मां, मैंने उनको फोन कर दिया है। वो यहां आने के लिए अपने घर से निकल भी चुकी है। अभी वो रास्ते में होंगी और थोड़ी देर में घर भी पहुंचने वाली होंगी। आप चिंता मत करिए, वो आ जाएंगी। अरे नहीं जूही बेटा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब मुझे अपना आखिरी समय बहुत ही नजदीक आता दिख रहा है। मेरी मरने से पहले यही आखिरी इच्छा थी कि मैं एक बार अपने सामने तुझे दामिनी के हाथों में सौंप दूं, फिर चाहे अगले पल ही क्यों ना मैं मर ही जाऊं। जूही को अपनी मां की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इंसान अपने अंतिम समय में अपने घर परिवार या फिर उसे देखना चाहता है जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता है, उससे मिलने की इच्छा रखता है। पर मां सिर्फ इस दामिनी से मिलने के लिए इतनी आतुर क्यों है? आखिर ऐसा क्या है मां की इस दामिनी में जो बाकी हमारे रिश्तेदारों में नहीं है? बिस्तर पर लेटे लेटे कम से कम 30 से भी ज्यादा बार करुणा ने दामिनी के आने की खबर पूछ ली, जिसके बाद अब जूही से रहा नहीं गया और वो अपनी मां से अपने सवालों का जवाब पाने के लिए चली गई। जूही पहले तो अपनी मां को इतनी तकलीफ में देखकर बहुत दुखी हो रही थी। दूसरा, ये सच जानकर कि उसकी मां बस कुछ ही पलों की मेहमान थी और वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती थी। आइए तो पहले जानते हैं कि ये करुणा और जूही कौन थे। तो जूही करुणा की इकलौती संतान थी, क्योंकि करुणा का पति उसे छोड़कर चला गया था। करुणा अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों में खड़ी होना चाहती थी। पर करुणा के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे और करुणा 7 भाई बहन थे और उसके पिताजी जूते पॉलिश का काम करते थे और मां गृहिणी थी, तो बड़ी मुश्किल से करुणा और उसके परिवार का गुजारा हो पाता था। करुणा ने भी छात्रवृत्ति मिलने पर ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो करुणा को इतना पढ़ा लिखा सके। दो चार लोगों की मदद से करुणा के पिताजी ने उसकी शादी पास के ही गांव के एक लड़के के साथ कर दी थी। करुणा इस शादी को करना तो नहीं चाहती थी, पर घर के हालातों को देखते हुए उसने अपने घुटने टेक दिए। पर करुणा ने अपने पति कर्षण से इस बारे में जरूर बात की थी, जिस पर उसके पति ने उसे आगे पढ़ने की मंजूरी दे दी थी। कर्षण का भी बहुत बड़ा परिवार था। वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहता था और वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाता था। शादी होने तक सब कुछ ठीक था, पर शादी होने के कुछ ही दिनों बाद कर्षण और उसके परिवार अपने असली रंग दिखाने लगा और कर्षण अपनी हर बात से पलट गया। और इसके साथ ही कर्षण और उसका परिवार करुणा पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, जिस पर करुणा ने भी चुप्पी साधी रही। अब करुणा के पिताजी बहुत गरीब थे और उन्होंने करुणा की शादी भी लोगों से उधार लेकर और चंदा पर की थी। इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो करुणा के ससुराल वालों को दहेज दे सके। उन्होंने तो बस करुणा को दो चार कपड़ों में और कुछ बर्तनों के साथ ही विदा कर दिया था। हालांकि करुणा के पिताजी ने कर्षण और उसके परिवार वालों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था, पर शादी से पहले उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और बड़ी खुशी से करुणा को अपने घर की बहू बना लिया। पर बढ़ते वक्त के साथ वो करुणा पर दबाव बनाने लगे। करुणा ने भी इसका विरोध करने की जगह अपने पिताजी की गरीबी को अपनी मजबूरी मान ली और सब कुछ चुपचाप सहती रही। करुणा के घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि करुणा के अपने मायके जाना भी मुश्किल हो गया, जिस पर करुणा ने अपना मायका ही छोड़ दिया। पहले तो बात सिर्फ तानों तक थी और फिर बात धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई। करुणा सब चुपचाप सहती रही और वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। देखते देखते करुणा पेट से ही गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसके ससुराल वालों के अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ने लगे। वक्त बीत रहा था और साथ ही करुणा के ऊपर होने वाले अत्याचार भी, पर करुणा ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था और वो अब इसकी आदत डाल चुकी थी। इसी बीच कर्षण को शराब की लत लग गई और वो अब करुणा के साथ साथ अपनी बच्ची को भी मारने पीटने लगा। करुणा ने जब इसका विरोध किया तो कर्षण ने करुणा को एक दिन अपनी बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारा
और मार मार कर अधमरा कर दिया। जिसके बाद करुणा अब अपनी बच्ची के साथ अपने पति से थोड़ा दूर दूर रहने लगी। अब करुणा की लड़की थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो अब 5 साल की हो चुकी थी। इस बीच करुणा के पति कर्षण का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चलने लगा और वो करुणा को छोड़कर उसी औरत के साथ भाग गया। जिसके बाद करुणा का जीना उसके ससुराल वालों ने बहुत मुश्किल कर दिया और फिर एक दिन उसकी जेठानी और सास ने मिलकर उसको और उसकी बेटी जूही को घर से निकाल दिया था। करुणा जब अपनी 5 साल की बेटी को लेकर अपने पिता के घर गई तो उन्होंने भी करुणा का साथ नहीं दिया और न ही अपने घर में पनाह। जिसके बाद करुणा ने दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा और झूठे बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया। धीरे धीरे करुणा को 1 से 2 और 2 से 3 घरों में काम मिल गया, जिससे उसने किराए का एक छोटा सा कमरा लिया और अपनी बेटी का भी पालन पोषण करने लगी। पर कहते हैं ना कि वक्त की मार से कोई नहीं बच पाता। करुणा की बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन करुणा को कैंसर ने अपना शिकार बना लिया और वो जल्द ही भगवान को प्यारी होने वाली थी। और उसके मरने के बाद जूही का क्या होगा, ये सोचकर उसने दामिनी को फोन किया और वो मरने से पहले अपनी बेटी जूही को उसके हाथों में सौंपना चाहती थी। बस यही बात करुणा की 12 साल की बेटी को समझ में नहीं आ रही थी, जिसका सवाल वो अब अपनी मां से जानना चाहती थी कि आखिर कौन थी ये दामिनी। तो दामिनी इस कहानी की नायिका है, जो आप सबकी स्वाभिमानी बहू भी है। जूही को अपनी मां के मरने का बहुत दुख था, पर वो इससे भी ज्यादा इस बात से परेशान थी कि आखिर उसकी मां अपने आखिरी पलों में इस दामिनी को क्यों याद कर रही है। और अब जूही से रहा नहीं गया और वो सीधा जाकर अपनी मां से बोली कि मां, आखिर ये दामिनी कौन है, जिसके बारे में आपने 100 से भी ज्यादा बार पूछ लिया है। क्या ये एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करने आ रही है? अगर वो डॉक्टर है तो आप मुझे उन्हें क्यों सौंपना चाहती है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये दामिनी कौन है और आप क्यों अपने आखिरी समय में इसके बारे में पूछ रही है। करुणा अपनी 12 साल की मासूम लड़की के सवाल सुनकर मुस्कुराने लगी। अपनी मां को ऐसे हंसता देखकर जूही और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपनी मां से कहा कि अब आप क्यों हंस रही है। तब करुणा ने कहा कि सोच रही हूं कि मैं तुम्हें दामिनी के बारे में बताऊं या नहीं। जूही ने कहा कि अगर आप मुझे अपने जाने के बाद दामिनी के हाथों में सौंपने वाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके बारे में सब पता होना चाहिए। इससे मुझे भी उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे मन की जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। करुणा जी ने बड़ी उदासी से कहा कि बताना तो मैं भी तुझे चाहती हूँ दामिनी के बारे में, जिससे तेरे दिल में दामिनी के लिए भरोसा के साथ साथ इज्जत भी पैदा हो जाए। पर जूही ने कहा कि पर क्या मां? करुणा ने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं तुझे दामिनी के बारे में बताने लगी और बीच में ही भगवान ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली तो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब और कितना वक्त बचा है और फिर तो आधी बात जानकर कोई गलत धारणा या निर्णय न ले ले, क्योंकि आधा सच एक झूठ से भी बड़ा खतरनाक होता है। जूही ने कहा कि बस इतनी सी बात मां, रुको, मैं अभी भगवान जी से प्रार्थना करके आती हूं कि वो आपको इतनी सांसें जरूर दे दे जिससे आप मुझे दामिनी का सारा सच बता सके और भगवान जी चाहे तो इसके बदले में मुझसे सांसें ले ले। और पता है मां, आप कहती ना कि भगवान बच्चों की बात जरूर सुनते हैं, तो आप मुझे दामिनी की सारी बात बताइए, भगवान आपको बीच में नहीं रोकेंगे। अपनी मासूम सी बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर करुणा की आंखों से बहने लगे। ये देख जूही भागकर अपनी मां के पास आ गई और उसने आंसू पोंछते हुए बोली कि क्या हुआ मां, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? क्या भगवान जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? अपनी मासूम सी बच्ची को ऐसे परेशान होता देखकर करुणा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि क्यों नहीं सुनेंगे। आखिर मेरी बच्ची इतने सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही है तो भगवान जी को तेरी प्रार्थना जरूर सुननी पड़ेगी। जूही अपनी मां की बात सुनकर खुशी से उछलती हुई बोली कि तो अब मुझे बताओ ना मां, कि ये दामिनी कौन है और वो आपके लिए इतनी खास क्यों है। तब करुणा जी ने कहा कि सच कहूं तो दामिनी मेरी कोई नहीं लगती है बेटी। उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है और न ही वो मुझे जानती है या उसे मेरा नाम भी पता है। लेकिन हाँ, मैं उसे और उसके बारे में सब जानती हूं, क्योंकि उसने जो अपनी जिंदगी की भीषण लड़ाई लड़ी है वो भी अकेले। उसके चर्चे तो पूरे शहर में हैं।
वो उन सभी असहाय औरतों और अनाथ बच्चियों के लिए मसीहा है जो अपने लिए कभी आवाज नहीं उठा सकती। दामिनी ऐसे ही औरतों की हिम्मत है। दामिनी में वो शक्ति है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आवाज उठाना जानती है। और दामिनी कौन है, क्या है, वो मेरे लिए इतने खास क्यों है, ये जानने के लिए मैं तुझे दामिनी के बचपन से लेकर अब तक की कहानी सुनाती हूँ, जिससे तू भी बचपन से ही दामिनी जैसा बनने की कोशिश करे और एक दिन दामिनी जैसी हिम्मत वाली बन सके। तो शुरू करते हैं दामिनी की कहानी। दामिनी एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां के लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। और वो गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ था, जहां पानी लेने के लिए भी 8 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था और बाजार के नाम पर भी दो चार दुकानें ही थीं। दामिनी के पिताजी किसान थे। वो भी उनकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा साहूकार के पास कर्जा देने में चला जाता था। वो एक बार गांव में कालरा फैला हुआ था, जिससे गांव के आधे से अधिक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें दामिनी की मां भी शामिल थी। और उनके इलाज के लिए दामिनी के पिताजी ने कर्जा किया था। अब कर्जा तो ज्यादा नहीं था, पर उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, और जो भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो उस साहूकार से 100 कोस दूर ही रहते थे, क्योंकि वो एक बार जिसको पैसे उधार दे देता था उसका कर्जा वो कभी खत्म ही नहीं होने देता था। और जब भी कोई उससे अकड़कर बात करे तो वो उसे फर्जी कागज दिखाकर थाने की धमकी देता था। और साहूकार के पास अच्छे खासे लड़कों की फौज थी जो हर वक्त मारपीट के लिए तैयार रहते थे। अब दामिनी के पिताजी धनीराम सिर्फ नाम से ही धनी थे, लेकिन वो बहुत ही साधारण और सुलझे व्यक्ति थे। उनकी दो ही बेटियां थीं, बड़ी बेटी दिव्यानी और छोटी बेटी दामिनी, और उनकी पत्नी कुसुम। धनीराम और उनका परिवार गरीबी में भी बड़े सुखी और सुकून से रहते थे। धनीराम तो अपनी लड़कियों से बहुत प्रेम करते थे, पर उनकी पत्नी कुसुम जी का स्वभाव थोड़ा कठोर था और उनकी सोच भी बहुत पुराने ख्यालों की थी, जिसकी वजह से कुसुम जी की अपनी बड़ी बेटी से तो बनती थी, पर छोटी बेटी दामिनी से उनकी हर बात पर कहा सुनी हो जाती थी। दामिनी की बड़ी बहन दिव्यानी अपनी मां की ही तरह सोच रखती थी और वो उन्हीं का अनुसरण करती थी। पर दामिनी हमेशा ही बड़े बड़े सपने देखती थी और उनको पूरा करने ही कड़ी मेहनत करती थी। दामिनी के गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल थी, पर वहां के लोग लड़कियों को सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाना उचित मानते थे और उसके बाद उसकी शादी कर देते थे। या फिर सीधा सीधा कहें कि वो लड़कियों को सिर्फ इतना पढ़ाते थे कि वो अंगूठे की जगह अपना नाम लिख सके। और उनमें से तो आधे लोग लड़कियों को 5वीं तक पढ़ाना भी फिजूल समझते थे। और लड़कियों के मन में वहां के लोग बचपन से ही ये सोच भर देते थे कि एक लड़की की जिंदगी सिर्फ ससुराल के चूल्हा चौके तक ही सीमित है, इसलिए उसे पढ़ाई में अपना कीमती समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो ससुराल के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखे, जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। स्वाभिमानी बहुभाग 3। एक लड़की सुखी जीवन तभी जी सकती है जब वो अपने ससुराल वालों को खुश रख सके। ऐसी बातें बचपन से ही वहां के लोग अपनी बच्चियों के दिमाग में डाल देते थे, जिसकी वजह से वहां की लड़कियां खुद पढ़ाई से जी चुराती थीं और बहुत कम उम्र से ही चूल्हा चौके में लग जाती थीं। और धनीराम की बड़ी लड़की दिव्यानी भी अपनी मां से यही बातें सुनने सुनते बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से दिव्यानी ने अपने पिताजी के बहुत कहने के बाद सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की थी, जिसमें भी वो 2 विषय पर पास नहीं हो पाई थी। क्योंकि जब उसकी परीक्षा चल रही थी तब वो पढ़ाई करने की जगह पर अपने घर के कामों में लगी रहती थीं, क्योंकि उसे एक स्वाभिमानी बहू बनने से ज्यादा एक अच्छी बहू बनने की ख्वाहिश थी। पर हमारी दामिनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था कि एक लड़की के जीवन की खुशी उसके ससुराल या उसके पति के हाथों में है। उसका मानना था कि एक लड़की की खुशी हो या हंसी, वो पूरी तरह से एक लड़की के ही हाथों में होती है। वो अपने जीवन में जैसा फैसला लेगी, खुशी और दुख उसी का परिणाम होगा। गांव के लोगों के अनपढ़ होने का भरपूर फायदा साहूकार उठाता था, और साहूकार के इस बर्ताव को देखकर दामिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता था और उसे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं साहूकार की दाल में कुछ काला है। अब दामिनी के घर में उसके माता-पिता अंगूठा छाप थे और बड़ी बहन 5वीं तक पढ़कर भी अपनपही थी। इसलिए दामिनी खुद शिक्षित होकर अपने परिवार के साथ-साथ पूरे गांव को शिक्षित करना चाहती थी और इस साहूकार की काली दाल को भी सबके सामने लाना चाहती थी। पर दामिनी की शिक्षा के बीच में
सबसे बड़ी रुकावट थी तो उसकी अपनी माँ। कुसुम जी बहुत ही पुरानी सोच की महिला थीं। शायद वो ऐसी इसलिए भी थी क्योंकि उनका पूरा बचपन अपनी माँ को चूल्हा चौका करते हुए देखा, और फिर शादी के बाद उनकी सास ने भी यही किया और उनको भी यही सिखाया। जिसके बाद कुसुम जी ने जो देखा वहीं सीखा, और अब वो यही सीख अपनी दोनों बच्चियों की भी सिखाना चाहती थीं। दिव्यानी तो अपनी माँ की इस बात से सहमत थी, और वो 17 साल की उम्र में ही अपने घर का सारा काम करना सीख चुकी थी। न सिर्फ घर का, बल्कि वो गौशाला का और खेत का भी काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। वो सुबह के 5 बजे तो उठती थी, पर पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि घर के कामकाज के लिए। और दिव्यानी की इस मेहनत को देखकर कुसुम जी उससे बड़ी खुश रहती थीं और दिन रात भगवान से कहती कि अब बस मेरी बच्ची को एक अच्छा सा ससुराल मिल जाए तो मेरी बच्ची का जीवन संवर जाए। लेकिन इसके विपरीत हमारी दामिनी सुबह अपनी बहन दिव्यानी से भी पहले 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करने में लग जाती थी, और वो पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि वो हमेशा ही अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। और अपनी छोटी बेटी की इस मेहनत से धनीराम जी बहुत खुश रहते थे, और वो भगवान के सामने बस अपनी दामिनी के लिए यही प्रार्थना करते थे कि दामिनी जो भी बनना चाहती है अपने जीवन में, जो भी करना चाहती है, उसे पूरा करने में भगवान जी उसकी मदद करें। और बस इसी सोच के फर्क की वजह से दामिनी के घर में रोज ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था, और जिसकी वजह कुसुम जी अपनी छोटी बेटी दामिनी को मानती थी। और यही कारण था कि कुसुम जी का अपनी छोटी बेटी दामिनी के प्रति बड़ा ही रुखा बर्ताव था। वो धनीराम से कहती कि अपनी बिटिया को समझाओ, ये पढ़ाई लिखाई करके घर नहीं बसता है। घर बसाने के लिए घर का कामकाज आना बहुत जरूरी है। जिस पर धनीराम जी कहते कि घर चलाने के लिए तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसलिए मेरी बिटिया को मन लगाकर पढ़ना लिखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि दिव्यानी को भी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। कुसुम जी ने कहा कि तो आप कहना क्या चाहते हो कि एक लड़की का घर का कामकाज करना गलत है, अपने ससुराल वालों को खुश रखना गलत है? ओह दिव्यानी के पिताजी, अब भले अपनी बिटिया के लिए कितनी ही आधुनिक सोच क्यों न रख ले, पर सच तो यही है कि आप हमारे साथ इसलिए इतने साल गुजार दिए क्योंकि जिस दिन से हमारी डोली इस घर में उतरी थी, उस दिन से हमने एक पल की चैन से सांस नहीं ली, और आपके माँ बाबूजी के साथ साथ पूरे घर का अकेले ही भार उठाया है। और अगर हम भी तुम्हारी बिटिया की तरह सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते, तो तुम और तुम्हारी अम्मा हमें अगले दिन ही डंडे मारकर घर से निकाल देते। तभी दामिनी ने अपने पिताजी का पक्ष लेते हुए कहा कि पिताजी ने ऐसा तो नहीं कहा कि लड़की को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही करना चाहिए। वो तो बस इतना कह करते हैं कि हर लड़की को घर के कामकाज के साथ साथ शिक्षित होना भी जरूरी है। और माँ, मैं अगर सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ तो शाम तक घर के काम में दीदी की मदद करती हूँ, लेकिन आपको तो मेरी सिर्फ पढ़ाई दिखती है, मेरा काम नहीं। दामिनी की बात सुनकर कुसुम जी ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तू पढ़ाई करे और तू मेरी एक बात नहीं सुनती, इसलिए मेरे लिए मेरी बड़ी बेटी ही प्यारी है जो मेरे कहने पर चलती हैं। और इतना कहकर कुसुम जी कमरे के अंदर चली गई, और 14 साल की दामिनी मन उदास करके बैठ गई। धनीराम जी अब अपनी पत्नी का तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोले कि अरे तेरी माँ ना तुझसे भी बहुत प्यार करती है। तब दामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानती हूँ पिताजी कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना, इसलिए वो इसके महत्व को नहीं जानती है। पर जिस दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी ना, तब सबसे ज्यादा खुशी और गर्व मुझ पर मेरी माँ को ही होगा। अपनी मासूम सी बच्ची की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर धनीराम जी का दिल भर आया, और उसने अपनी बिटिया को गले लगा लिया। दामिनी अपनी बड़ी बहन दिव्यानी से बस 3 साल ही छोटी थी, पर वो समझ और अकल में अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी मदद करती थी। इसके साथ ही वो खेल कूद भी बहुत आगे थीं। लेकिन दामिनी की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके सामने अब सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी माँ को कैसे मनाएगी।
दामिनी के 9वीं कक्षा का परिणाम आ चुका था, जिसमें दामिनी ने न सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि पूरे गांव में टॉप किया था। और दामिनी की इस खुशी में सबसे ज्यादा दामिनी के पिताजी धनीराम जी बहुत खुश थे। लेकिन मां कुसुम, उन्हें तो दामिनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आज दरवाजे पर डंडा लेकर खड़ी थी, क्योंकि उन्हें दामिनी का पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद था। और दामिनी ने पूरे गांव में टॉप किया है, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। कहाँ एक तरफ दामिनी और उसके पिताजी इस बात से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं पर दामिनी की मां के कान भरने वालों की कमी नहीं थी। और दामिनी के अड़ोसी पड़ोसी ने इस काम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जैसे ही ये बात दामिनी के पड़ोसियों की औरतों की पता चली, वो नंगे पैर ही दामिनी के घर भागी दौड़ी गई और जाकर कुसुम जी से कहने लगी कि ये सब तुम क्या कर रही हो अपनी बेटी के साथ। आखिर तुम मां होकर अपनी बेटी का भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहती हो? वो एक लड़की है, और लड़कियों के पैरों में पैदा होते ही पायल के रूप में बेड़ी बांध दी जाती है, जिनकी छम छम की आवाज से उसे उसकी सीमा याद रहती है। पर तुमने तो अपनी लड़की के पैरों से न सिर्फ बेड़ियों को खोला है, बल्कि उसे उड़ने के लिए पंख भी दे दिए हैं। अरे तुम अपनी लड़की को इतना पढ़ाओगी लिखाओगी, तो उससे शादी कौन करेगा? अरे तुम ही बताओ, कौन सा ऐसा खानदान होगा जो अपने घर में पढ़ी लिखी बहू चाहेगा? और पढ़ने लिखने वाली बहू कैसी होती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। उनके हाथ से ज्यादा मुंह चलता है। और तेरी लड़की भी ना अब बिल्कुल वैसी ही होती जा रही है। अरे एक बात नहीं सुनती किसी की। अगर हम उसे कुछ कह भी दें तो तुरंत पलटकर जवाब देती है। हम तो चलो गांव मोहल्ले वाले हैं, उसे अपनी बेटी समझकर माफ भी कर देंगे, पर ससुराल में अगर यही जुबान चली तो क्या करोगी तुम? और एक लड़की में इतनी हिम्मत होना अच्छी बात नहीं है। वो घर की बिल्ली बनी रहे, इसी में भलाई है उसकी। शेरनी बनने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम भी ये बात अपनी बेटी के बारे में जानती हो, क्योंकि हम सबने भी देखा है कि वो तुम्हारी एक बात नहीं सुनती और हर वक्त काम से भागती रहती है। वो तो उसे नसीब से दिव्यानी जैसी बड़ी बहन मिल गई, वरना तुम्हें तो ये रोटी पानी के बिना ही मार डालती। और जब वो तुमसे इतना बहस कर लेती है तो सोचो ससुराल में अपनी सास से कैसे बता करेगी। और तुम भी जानती हो, कुसुम की ये सब उस पढ़ाई की वजह से हो रहा है। वो जितना पढ़ लिख रही है, उतनी ही बदतमीज होती जा रही है। और ये न तो तेरे लिए अच्छा है, न तेरी बड़ी बेटी के लिए, और न ही हम गांव वालों के लिए। क्योंकि जिस तरह एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, वैसे ही तेरी दामिनी की वजह से पूरा गांव बदनाम हो रहा है। अरे सब हमारे गांव की लड़कियों के बारे में कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, और तेरी बेटी की वजह से हमारी लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो रहे हैं। और फिर तेरी भी तो एक बेटी है, जो गुणों में और घर के कामकाज में कितनी होशियार है। अब दामिनी इसकी बहन है, तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अरे जब दूसरे गांव के लोग दामिनी के बारे सोचकर हमारी लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं ला रहे हैं, तब तो दिव्यानी तो दामिनी की सगी बड़ी बहन है। भला इसके ऊपर लोग कीचड़ क्यों नहीं उछालेंगे? अरे तेरी दिव्यानी तो इतनी सुशील है कि कई बार मैंने तो इसकी गलती पर न सिर्फ इसे डांटा है, बल्कि 2 थप्पड़ मारे भी है। पर मजाल है, इसने मुझे एक शब्द भी कुछ कहा हो। अरे ये अपने ससुराल जाएगी तो वहां खुशी से रह सकेगी, और तुम और धनीराम भैया भी सुकून से जी सकोगे। पर अगर तेरी छोटी बेटी दामिनी के यही लक्षण रहे, तो तेरी बड़ी बेटी को भी कोई नहीं पूछने वाला है। देख कुसुम, हम तेरे अपने हैं, इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि अपनी बेटी की लगाम अब तू अपने हाथों में ले ले, वरना एक दिन यही लड़की तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो औरतें वहां से तो चली गई, पर अपनी बातों की छाप कुसुम जी के दिमाग पर छोड़ गई। कुसुम जी भी एक मां होकर अपनी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क करती थीं। वो दिव्यानी को बहुत मानती थी और उसकी जरूरत की हर चीज का ध्यान रखती, और उससे बहुत ही प्यार से बात भी करती थीं। पर वहीं वो दामिनी को एक आंख देखना भी पसंद नहीं करती थीं। पर इसका कारण भी था कि अक्सर माँ बाप भी अपनी उसी औलाद को ज्यादा चाहते हैं जो उनकी बातों का अनुसरण करता है, और वो वही करता है जो उसके माँ बाप चाहते हैं। साफ शब्दों में कहे तो अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप के हाथों में सौंपना। माँ बाप हमारे जन्मदाता है, इसलिए उनकी जगह हम सभी की जिंदगी में बहुत ही खास होती है, और दुनिया का कोई भी इंसान उनकी वो जगह नहीं ले सकता है। लेकिन हमारे माँ बाप भी एक इंसान है, और गलती उनसे भी हो सकती है। ये बात हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। उनके भी फैसले गलत हो सकते हैं, जिनका परिणाम
हमारी जिंदगी के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। वो माँ बाप है, हमारा अच्छा ही सोचेंगे ये सही है, पर वो अपनी शर्तों के हिसाब से सोचेंगे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जो औलाद अपने माँ बाप की इन शर्तों को अपनाकर अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देता है, वो अच्छी औलाद होता है। और जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखता है, वो उनके लिए औलाद तो दूर, दुनिया का सबसे गलत इंसान बन जाता है। और यही कारण था कि कुसुम जी के लिए उनकी बड़ी बेटी सबसे अच्छी औलाद थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के हाथों में आने जीवन सौंप दिया था, बिना ये सोचे समझे कि अगर उसकी माँ से उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने में एक छोटी सी भी गलती हुई, तो इसका परिणाम दिव्यानी को पूरी जिंदगी भुगतना होगा। और इन सब सोच से दामिनी कोसों दूर थी। उसे लगता था कि जिंदगी में हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, इसकी वजह सिर्फ हम खुद ही ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। पर यह गलती हमारी होनी चाहिए, किसी और की गलती की सजा हमें नहीं भुगतनी चाहिए। इसलिए ये जिंदगी भले ही हमारे माँ बाप ने दी है, हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, पर हाँ, हम औलाद होने के नाते उनकी सलाह सदैव लेंगे। पर यह जीवन हमारा है, इसलिए इसके हर फैसले हमारे खुद के होने चाहिए। दामिनी अपनी खुशी में इतनी खुश थी कि उसे अपनी माँ के और उनके गुस्से का ख्याल ही नहीं आया। उसे लग रहा था कि उसकी इस खुशी में उसके साथ-साथ उसका पूरा परिवार भी खुश होगा। हाँ, धनीराम को जब ये खबर मिली, तो वो सच में अपनी बेटी दामिनी के लिए बहुत खुश था, पर उसे इस बात का भी कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि उसकी पत्नी कुसुम इस बात से खुश नहीं होगी। धनीराम को भी ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी को दामिनी के टॉप करने की खुशी नहीं होगी, पर वो दामिनी से गुस्सा होगी। इस बात की खबर तो धनीराम को बिल्कुल भी नहीं थी। दामिनी ने जाकर सबसे पहले ये खबर अपने पिताजी को दी थी, और अब वो ये खबर जाकर अपनी माँ को भी बताने वाली थी, और मन ही मन सोच रही थी कि आज तो माँ का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी ने न सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि पूरे गांव में टॉप किया है, तो वो भी बाबा की तरह खुशी से उछल पड़ेगी और आज मुझे अपने सीने से लगाकर कहेंगी कि वो मुझे दीदी से भी ज्यादा लाड करती हैं। मासूम सी दामिनी घर पहुंचने के रास्ते में न जाने कितने ही ख्याली पुलाव पका चुकी थी, पर हकीकत में क्या होने वाला था, ये तो बस कुसुम जी ही जानती थीं। दामिनी को घर जाने की बड़ी जल्दी थी और वो अपने घर भाग-भाग कर जा रही थी। इधर कुसुम जी को भी दामिनी के घर लौट आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। दामिनी जैसे ही अपने घर की चौखट में पहुंची, तो उसकी माँ ने उसे आवाज देकर वहीं रोक दिया। दामिनी ने सामने देखा तो उसकी माँ गुस्से से लाल चेहरा और हाथ में एक मोटी सी छड़ी लेकर खड़ी हुई थी। ये देखकर दामिनी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि मैं इतनी देर से घर के बाहर थी, इसलिए माँ मुझसे नाराज है, और उसने बड़ी ही खुशी के साथ जैसी ही अपनी माँ को अपना परिणाम पत्र दिखाया और बताने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने दामिनी से वो परिणाम पत्र लेकर उसी की आंखों के सामने उसे फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी को बहुत ज्यादा हैरानी और दुख हुआ। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, और रोते-रोते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये मेरा परिणाम पत्र है माँ। मैं पूरे गांव में अव्वल आई हूं माँ। ऐसा मत करो माँ। ये मेरी जिंदगी है माँ। ये मेरा सपना है। लेकिन कुसुम जी ने दामिनी की एक बात न सुनी, और उसने दामिनी के परिणाम पत्र के टुकड़े-टुकड़े करके दामिनी के मुंह पर फेंक दिए। तभी दामिनी के गुस्से से अपनी माँ से कहा कि ये अपने क्या किया माँ? ये मेरी खुशी और मेरे दिन रात की कड़ी मेहनत थी, जिसके अपने टुकड़े-टुकड़े कर दिए। अरे आप मेरी माँ है। मुझे लगा कि आप सिर्फ ऊपर से गुस्सा करती है, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि मैं सिर्फ अपने बाबा की बेटी हूँ, आपकी नहीं। आप मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती है। घर के चौखट के बाहर ही कुसुम जी का ये नाटक चल रहा था, और जैसे ही दामिनी ने गुस्से में अपनी माँ से ये सब कहा, वहां खड़ी सारी औरतें ने कुसुम जी के कान भरने शुरू कर दिए। कुसुम जी पहले से ही दामिनी की हरकतों से परेशान थी, और अब जो दामिनी ने सबके सामने अपनी माँ को जवाब दिया था, उसके बाद उनसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने दामिनी को छड़ी से मारना शुरू कर दिया। दामिनी को वो इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि दामिनी के पूरे शरीर में वो छड़ी लग रही थी, और कुछ जगह से तो खून भी आने लगा था।
दामिनी चीख चीख कर रही थी कि मां मुझे मत मारो, मां मुझे मत मारो। पर कुसुम जी ने दामिनी की एक बात अभी सुनी और वो गुस्से से इतनी बौखला चुकी थीं कि उनके दिमाग में सिर्फ लोगों की बातें चल रही थीं और वो दामिनी को सिर्फ छड़ी से मारे जा रही थीं और बार बार दामिनी से सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी कि बोल, आज के बाद तू कभी स्कूल जाएगी पढ़ने, कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगी, आज से और अभी से तू ये सब बंद करेगी या नहीं। दामिनी दर्द से चीखती और रोती रही, पर दामिनी ने एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ेगी। फिर किसी ने जाकर धनीराम को उसकी पत्नी के बारे में बताया और वो भागकर अपने घर आया और उसने जब अपनी पत्नी कुसुम को दामिनी को ऐसे मारते हुए देखा तो उससे आज रहा नहीं गया और उसने अपनी पत्नी कुसुम से वो छड़ी छुड़ाई और उसे एक थप्पड़ सबके सामने जोर से मार दिया। जिसके बाद कुसुम जी गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने घर के अंदर चली गई और धनीराम जी ने अपनी बिटिया दामिनी को चुप कराते हुए उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले आए। कुसुम जी ने दामिनी के पैरों में ऐसी गहरी चोट दी थी कि दामिनी के पैरों से अब खून बहने लगा था और वो खड़ी होने की हालत में भी नहीं थी। वो इतने दर्द में थी कि उसे होश ही नहीं था। वो बस बार बार अपने बाबा से कहा रही थी कि बाबा, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा मान ने मुझे इतनी बड़ी दी। देखो ना बाबा, माँ ने मुझे कितना मारा है, जानवरों की तरह मारा है। बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो बाबा। मेरे अव्वल आने का क्या इनाम दिया है मेरी माँ ने, सबके सामने कितना मारा, कितनी बेइज्जती की मेरी। बाबा, अब मुझे नहीं जीना है। मुझे तो लगा था कि आज माँ को जब मेरे अव्वल आने के बारे में पता चलेगा, तो वो आज मुझे अपने सीने से लगा लेंगी। पर माँ ने तो मुझे आज जानवर से भी गिरा हुआ मान लिया। बाबा, इतना कहते-कहते दामिनी चुप हो गई और उसे इतना दर्द था कि वो दर्द से कराहती-कराहती ही सो गई। अपनी मासूम सी बच्ची की ऐसी हालत को देखकर, उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर, धनीराम को आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने ने अपने माँ-बाप की पसंद की लड़की से शादी की, जिसके अंदर अपनी औलाद के लिए ही दिल नहीं था। काश उन्हें भी अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिला होता, तो वो ऐसी औरत से जरूर शादी करते जिसे घर का सारा कामकाज आता या ना आता, पर उसका दिल बहुत अच्छा होता, क्योंकि कुसुम का बस सिर्फ काम के लिए हाथ ही चलता है और व्यवहार तो किसी से भी नहीं। धनीराम जी अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी पत्नी को कभी भी किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं थे, पर आज जो उनकी पत्नी ने किया था, उसके बाद धनीराम जी तो बिल्कुल भी चुप रहने वाले नहीं थे। अब आगे देखते हैं कि आखिर अपनी बेटी दामिनी को धनीराम जी कैसे न्याय दिलाते हैं। आगे कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द ही चैनल पे आएगा।